नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो गया। बीजेपी की तरफ से नितिन अग्रवाल के नामांकन के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। नामांकन के लिए मुख्यमंत्री जो है खुद पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सपा की ओर से नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है और अब भाजपा समर्थित सपा विधायक नितिन अग्रवाल ने भी पर्चा दाखिल कर पूरे मामले की गणित बिगाड़। तो देखिए, विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए 18 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए गए और सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का वक्त था। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई संसदीय जो परंपराएं हैं उसका पालन होना चाहिए कल, क्योंकि चुनाव होना है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, लेकिन गणित बहुत महत्वपूर्ण है। उधर इस चुनाव में हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल को उतार चुकी है बीजेपी। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सपा ने जो है सीतापुर के महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र वर्मा को विधानसभा उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और देखिए, हालांकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा भी गया है कि सभी विधायक जो हैं वो मौजूद रहे लखनऊ में। अखिलेश यादव ने इस बात का सुबह ही जिक्र कर दिया था। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, नामांकन की आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। एक एक गतिविधि कितनी जरूरी है ये आप देखिए। नामांकन दाखिल किया है सीएम योगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश महाराज सपा राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये उपाध्यक्ष का पद सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए आरक्षित होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब अब कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। तो ऋषभ मणि त्रिपाठी, आपने देखा कि उन्होंने सवाल भी किया। संसदीय परंपराओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से जिक्र किया गया है। ऋषभ, आपने क्योंकि मुख्यमंत्री से बात भी की, उन्होंने भी कहा, लेकिन आप गणित का जिक्र कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों को जरा समझाइएगा। देखिए, अब सत्ताधारी दल अगर सपोर्ट कर रहा है देख के बिल्कुल साफ हो जाता है। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्षी आरोप लगा रहे थे कि संसदीय परंपरा ऐसी है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के विधायक को ही विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। आज मुख्यमंत्री आ गए हैं नितिन अग्रवाल के समर्थन में। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं, लेकिन बीते काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के पाले नहीं रहते हैं। नितिन अग्रवाल ने पर्चा दाखिल कर दिया है और समाजवादी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा आए थे, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन अब ये लड़ाई रोचक हो जाती है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी टेक्निकली समाजवादी पार्टी के ही हैं, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है विधानसभा में। लेकिन नितिन अग्रवाल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उनके नामांकन में शामिल हुए। अब बचती है गुप्त मतदान की प्रक्रिया। तो ये मान के चलिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया के जरिए ही विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और जाहिर सी बात है, चूंकि हाउस में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की है, तो ये पद नितिन अग्रवाल के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसके लिए चुनाव होगा। ऋषभ, यानी कि जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि संख्या हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा है, तो ये हार थोड़ा सा, हालांकि कहना जल्दबाजी क्योंकि मतदान नहीं हुआ, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी भाप गई है, इसलिए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मूल्यों की बात करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, राम गोविंद चौधरी भी ये कह रहे थे जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि गुप्त मतदान की स्थिति आ जाती तब क्या होगा, क्या आप विपक्षी दलों से आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि वो आपके प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा को वोट दें? तो उन्होंने कहा है सभी विपक्षी दल के जो विधायक हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर भी इशारा किया कि वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है। हालांकि राम गोविंद चौधरी ने ये भी बात कही कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उपाध्यक्ष के पद का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई भूमिका भी नहीं रह जाती है। ठीक, तो कुल मिलाकर जो है
अंतरात्मा का जिक्र हो रहा है, लेकिन नंबर्स कुछ और बता रहे हैं। खैर, विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो गया। बीजेपी से एसपी के बागी नितिन अग्रवाल ने नामांकन भी किया है। एसपी से नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन किया। कल उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर नामांकन के बाद एसपी के नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा, अगर संसदीय परंपराओं का पालन होगा तो ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। सदन में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, इसलिए वो ही एसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ तो गुप्त मतदान से उपाध्यक्ष का दरअसल चुनाव होगा। विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। अच्छा होता कि विधानसभा गठित होने के साथ साथ ही उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हो जाता तो अच्छा होता। अब तो 3 महीना बचा है, लेकिन उसके बाद भी जो उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और संसदीय परंपराओं के अनुसार विपक्ष के सबसे बड़े दल को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया गया है और अभी तक उत्तर प्रदेश में निर्विरोध रूप से ये दायित्व विपक्ष को मिलता रहा है, कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उस पर चलेंगे और संसदीय परंपरा को कायम रखेंगे। जब से ये विधानसभा है तब से ये परंपरा है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है, वो भी विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति होता है, लेकिन संसदीय मर्यादाओं में, लोकतंत्र में, जनतांत्रिक प्रणाली में, संविधान में भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को विश्वास है नहीं। अब पूरा समय बीत गया तो एक बाइक चोरी छिपे ये सत्र बुला करके उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। उसमें भी हम लोगों को विपक्ष की किसी से राय भी नहीं ली गई। इसमें क्या किया जाए? हमसे वो कहते कि अपना कैंडिडेट बनाइए, हम विपक्ष लोग बैठते। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष भी कहता है समाजवादी पार्टी को, और हमारा उपाध्यक्ष होता। एक तो इतना कम समय के लिए उपाध्यक्ष कोई औचित्य था ही नहीं। अध्यक्ष खुद अभी तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। जब आपने शुरू में नहीं चुनाव करा तो अब कराने का क्या औचित्य है? और करा भी रहे हैं तो हमेशा जो मर्यादा परंपरा रही है विपक्ष के पार्टी से, बड़ी पार्टी से उपाध्यक्ष निर्वाचित कराने का, तो अपने विपक्ष की पार्टी को क्यों नहीं निर्वाचित कराना? विवाद है, विवाद रहेगा। खैर, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। गोली लगने से 2 सिपाही घायल हुए। सिपाही सत्यम राम सिंह के पैर में गोली लगी है। लालगंज कोतवाली के बाबू तारा गांव की ये पूरी घटना है। तो देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। उन्होंने पुलिस वालों पर फायर कर दिया। 2 सिपाही सत्यम और राम सिंह को गोली लगी है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। रोहित, क्या बदमाश गिरफ्त में आए हैं अभी और क्या स्थिति है, यानी क्या तबीयत है अभी दोनों पुलिसकर्मियों की? जी, अपने दर्शकों को बता दें, बीती रात पुलिस जो है एक एटीएम चोर है, उसका नाम जो है तौसीफ जो है बताया जाता है, और ये लालगंज के बाबू तारा गांव में जो स्वाट की टीम थी वो दबिश देने गई थी। इसी दौरान जो है बदमाशों ने जो है पुलिस टीम पर जो है हमला बोल दिया और उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग किया, और फायरिंग के दौरान जो है 2 सिपाहियों को जो है गोली लगी है। राम सिंह समेत जो है एक और सिपाही उसके जो है पैर में गोली लगी है और एक सिपाही के हाथ में गोली लगी है, और दोनों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। अगर वहीं बात करें तो पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश भी जो है घायल हुआ है, और तौसीफ को भी गोली लगी है, और उसके परिजन जो है उसको प्रयागराज के अस्पताल में जो है उसका जो है इलाज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ के अपराधी हैं वो पूरी तरीके से जो है वो बेलगाम होते जा रहे हैं। पुलिस ने जब उनको पकड़ना चाहा तो... जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आगरा से खबर आ रही है, पुलिस स्टेशन पर चोरी हुई है। पुलिस स्टेशन में थाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। कई असलहे भी चोरी होने की खबर है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना जगदीशपुर माल खाने में ये चोरी हुई है। तो पुलिस स्टेशन भी अब चोरों के निशाने पर। आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। आरिफ, बहुत हैरान करने वाली खबर है ये। बिल्कुल बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि आगरा के माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसके अलावा तमाम असला
चोरी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और बता रहे हैं कि अभी अप्लाई ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 25 लाख रुपए की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि थाने से अगर चोरी हुई है तो जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की बनती है, पुलिस के यहाँ जो स्टाफ मौजूद था उनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर हो क्या रहा है तमाशा? एक थाने के अंदर से चोरी हो जाना निश्चित तौर पर पूरे थाने पर सवाल है। आखिर ले कौन गया है? क्या पुलिस का कोई स्टाफ का एक आदमी शामिल था या कोई भारी आदमी आया जो 25 लाख रुपए कैश थाने में रखा था? खास बात यह है कि मार खाने की जो प्रॉपर्टी अगर चोरी हो रही है तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई होना लाजमी है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के अधिकारियों पर सवाल खड़ा होगा कि आखिरकार आरोप कर क्या रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर जालौन से आ रही है। शराबियों का कहर देखने को मिला है। पुलिस जीप में कार से मारी टक्कर। पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम। टक्कर के बाद पलटी पुलिस की जीप। जीप में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कार सवार आरोपियों को पकड़ा है। कुठोंद थाना इलाके में हाईवे की घटना है। तो यहां पर भी देखिए, शराब पीकर गाड़ी निकालते हैं और फिर पुलिस कर्मियों को ही टक्कर मार के आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में स्थानीय बीजेपी नेता शुभम त्रिपाठी पर गांव के दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला महेशगंज थाना इलाके के शुक्लपुर गांव का है। लाइव हमले का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो भी सामने आया है। दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है। बताया जा रहा है कि सिगरेट का धुआं, इसको लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। योगी सरकार अयोध्या की तर्ज पर ही भगवान कृष्ण की नगरी को टूरिस्ट हब बनाना चाहती है, जिसके लिए सरकार लगातार चल रही कई योजनाओं को जल्द पूरा करवाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। 10 नवंबर से लेकर और 18 नवंबर तक भी बड़े कार्यक्रम पूरे ब्रज में रहेंगे। वृंदावन में कार्यक्रम रहेगा, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, मथुरा, बड़े अच्छे कार्यक्रम रहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। और इस अधिक से अधिक यहाँ तीर्थयात्री उस मास में आते हैं। जितने भी हमारी परिक्रमा है, 3 मन की परिक्रमा है, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा है, जिसको हम जुगल जोड़ी की परिक्रमा कहते हैं, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर भी काम हो रहा है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भी पड़ाव स्थल और वहाँ बुनियादी सुविधाएं तीर्थयात्रियों को आने वाले समय में मिले, उसके लिए भी ब्रज विकास बोर्ड बड़े युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा जहरीली हो गई है। रेड जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 350 के पास ही पहुंच गया है। बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के करीब है। ग्रैप लागू होने के बावजूद ये प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। 15 अक्टूबर से जिले में लागू है ग्रैप। अचानक बढ़े प्रदूषण ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। रावण दहन के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और अब नोएडा शहर की बात करें जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर रेड जोन में एयर पोल्यूशन पहुंच गया है। बात करें तो नोएडा में एयर पोल्यूशन जो इस समय मौजूदा स्थिति में है वो तकरीबन 350 पहुंच गया है। हालांकि 15 अक्टूबर से कई पाबंदियां लगा दी गई। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया, लेकिन अचानक बढ़े प्रदूषण ने अधिकारियों का सिरदर्द बढ़ा दिया। आप तस्वीरों में देखेंगे सामने ये 500 मीटर दूरी की तस्वीर है और बिल्डिंग धुंधली दिखाई देनी शुरू हो गई, यानी ये रेड अलर्ट स्थिति है। हालांकि कई इंतजाम की बात की गई थी, लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाबंदियां लगाई गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।